3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। इस देश में आज सबसे ज़्यादा कोई परेशान है, इस देश का युवा परेशान है। इस तरीके के जो सरकार ने पिछले 7.5 साल से इन लोग ने जो बड़े बड़े वादा किया, एक भी पूरा नहीं कर पाए। अच्छे दिन का बात किया, अच्छे दिन का भाव तो आपको पता है, हर चीज़ में महंगाई है। पेट्रोल, डीजल और सुई से लेके हर चीज़ में महंगाई है। मेरा नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने की दरगाह ज़ियारत। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को माला साफा पहनाकर किया स्वागत, दरगाह का चित्र किया भेंट। अजमेर और पुष्कर के दौरे पर आए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में ज़ियारत कर मुल्क में अमन अमान और खुशहाली की कामना के साथ कांग्रेस की सरकार बनने के लिए दुआ की। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सैयद यासिर चिश्ती ने बताया कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, प्रदेश प्रभारी पलक वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा, सह प्रभारी श्रीमती मंजू तोंगड़, अजमेर लोकसभा प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला के किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर आगमन पर युवा कांग्रेस के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष सैयद यासिर चिश्ती ने राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को माला और साफा पहनाकर दरगाह का चित्र भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष सैयद यासिर चिश्ती के नेतृत्व में बड़ी तादाद में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे। इसके पश्चात श्रीनिवास बीवी ने पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना की और अध्यक्ष यासिर चिश्ती ने उन्हें दरगाह ज़ियारत कराई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने दरगाह में मन्नत का धागा बांधा और देश में अमन, चैन, शांति और कोरोना महामारी जल्द खत्म करने के लिए दुआ मांगी। इस अवसर पर सैयद यासिर चिश्ती, राजा चिश्ती, कशिश बायला, सुनील लारा, पार्षद शाकिर, जावेद खान, मोहित मल्होत्रा, यतीश सतरावाला, चितलेश बंसल, अकबर काठात, रिहान खान, शमशुद्दोहा, भरत झालीवाल, जुनेद, पार्षद हामिद चीता, जीतू खान, सोना धनवानी, नमन जैन, विकास धानका, हेमंत तनवानी, अकबर घोसी, गिरीश आसनानी, शाहरुख, निखिल टंडन, सुनील दग्दी सहित कई युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। Audio Jungle. हाँ सर, आज आप इस धार्मिक नगरी में आए जिसमें ब्रह्मा जी के भी दर्शन करें और गरीब नवाज के दर पे भी हाजिरी दी। युवाओं को लेके क्या नई रीति नीति है आपकी? इस देश में आज सबसे ज़्यादा कोई परेशान है, इस देश का युवा परेशान है। इस तरीके के जो सरकार ने पिछले 7.5 साल से इन लोग ने जो बड़े बड़े वादा किया, एक भी पूरा नहीं कर पाए। अच्छे दिन का बात किया, अच्छे दिन का भाव तो आपको पता है, हर चीज़ में महंगाई है। पेट्रोल, डीजल और सुई से लेके हर चीज़ में महंगाई है। जो साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था, अभी तक नौकरी नहीं मिले किसी को भी। जो नौकरी देने के जगह नौकरी छीनने का काम, जो जानलेवा नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के वजह से तमाम नौकरी छीनने का काम, 15 करोड़ नौकरी छीनने का काम ये सरकार ने किया। ये सरकार ने इस देश का युवा का विश्वासघात किया। सरकार ने इस देश का किसान का विश्वासघात किया। सरकार ने इस देश का महिला का विश्वासघात किया। सभी वर्ग, सभी समाज का विश्वासघात करने का काम
ये सरकार ने की है। क्या नई योजना रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो बोलता है वो करता है। सबसे ज़्यादा युवा परेशान है। आने वाले दिन में इस देश का युवा को किस तरीके किस दिशा पे लेके जाना, जो प्राइवेट सेक्टर में कहाँ से नौकरी पैदा करना, गवर्नमेंट से कैसे करना, नया नया इन्वेस्ट आ रहा है, किस तरीके का इन लोगों को ट्रेनिंग दिलाना, इस तरीके का जब भी कांग्रेस सरकार आएगा वो सोच रहेगा। बट अभी इस समय में देख सकते हैं आपने, तमाम ऐसे इन लोगों का कानून की वजह से एक तरफ किसान परेशान है, एक तरफ महिला परेशान है रसोई में, मीन्स किसी के पास खाने का पैसा नहीं है। ये हर इसमें इन लोग ने महंगाई करके रखा है। तो अभी इस समय में देश में जो गरीब लोग हुआ है, तो गरीब मजदूर जो जॉब लॉस हुआ है, उसके सबके खाते में 6-6 हज़ार डालने का था। उसके बारे में इनका एक भी शब्द नहीं निकला। आज लाल किले से हम ये सुनना चाहता था, किसान के लिए काला कानून वापस लेगा, युवा के लिए नौकरी मिल जाएगा, और जो महंगाई को जो कम करने का बात करेगा, इस तरीके का बात था। ऐसे एक भी बात नहीं हुआ है। सर, जैसे अभी 2 सालों से लगातार लॉकडाउन लगे और जिस तरीके से आपने और पूरी यूथ कांग्रेस ने जगह जगह जनहित के काम किए, लोगों को सेवाएं दी, अजमेर में भी देखने को मिला कि यूथ कांग्रेस काफ़ी एक्टिव तरीके से काम करती नज़र आई। तो केंद्र की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके के रिस्ट्रिक्शन दिए गए थे? देखिए यार, राजस्थान में तो बहुत अच्छा काफ़ी काम किया सरकार ने। जो केंद्र सरकार का मिसमैनेजमेंट के वजह से बहुत सारे काफ़ी लोग हमारे बीच में छोड़ के चले गए। कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पहचान लोग है, आज नहीं है हम लोग के बीच में। ये एकदम सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से कोई कोरोना वजह से नहीं मरा है। सही समय पे उनको ट्रीटमेंट मिल जाता था, कोई मरते नहीं थे। उनसे एकदम केंद्र सरकार ने इसमें इंजेक्शन दिलाने में हो, ऑक्सीजन दिलाने में हो, हर चीज़ में इन लोग ने विश्व गुरु बनने के चक्कर पे सारे एक्सपोर्ट कर दिया। किसी को नहीं, आम लोगों को मिला नहीं है। अभी वैक्सीनेशन जो वेव 3 आने वाला है, सबको वैक्सीनेशन कराना। आप देखो, कोई भी गवर्नमेंट अपने सेंटर पे सारे बंद करके रखा है। आम लोगों के पास किसी का वैक्सीन ही नहीं लग रहा है। जो पैसा है वो प्राइवेट में लगा रहा है। इस तरीके का ये सरकार का जो नीतियाँ है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। सर, अजमेर के दौरे में आप कहाँ गए और कौन कौन लोग आपके साथ? देखिए, मैं जब भी राजस्थान आता हूँ, इस एरिया में आता हूँ, मैं अजमेर और पुष्कर दोनों जगह जाता हूँ। दोनों ऐतिहासिक और धार्मिक और पावन धरती पे मैं वहाँ जाके आशीर्वाद लेके हमेशा हम लोग ने ये किया है, आगे भी करेंगे। आज भी हम पूरा देश के लिए मन्नत मांगा है। जो देश आज इस तरीके का जो परेशान है, उसको लेके हमने वहाँ पुष्कर में भी हमने मन्नत मांगे, यहाँ अजमेर में भी, दरगाह में भी मन्नत मांगे। इस तरीके का आने वाले दिन में नहीं, सभी वर्ग सभी समाज मिल के आने वाले दिन में इस देश को आगे बढ़े, इस देश का सभी वर्ग को विकास हो जाए, कोई शांति रुके। अखंडता और एकता बहुत ये है। जो 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस डे के लिए पूरा देशवासी को मैं शुभकामना बोलना चाहूँ। पूरी दुनिया में ऐसा मुहर्रम कहीं नहीं होता है यहाँ। इसलिए ये भी वजह है कि गरीब नवाज के साथ हमारे जद सैयद फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह और सादात होने की हैसियत से अपने जद का जो शहादत का दिन है, उसको एक ख़ास तौर पे मनाया गया है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक खादिम समुदाय ने अदा की मुहर्रम की अलम की रस्म। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में इन दिनों चल रहा है मिनी उर्स। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में इन दिनों मिनी उर्स मनाया जा रहा है। मुहर्रम की 5 तारीख को आज के दिन असर की नमाज के बाद अब्बास आलदार की याद में विशाल जुलूस निकाला जाता था, लेकिन कोरोना महामारी और सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इस बार जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं मिली। लिहाजा खादिमों ने सुबह अपने अपने घरों से अलम लेकर इमाम बारगाह में पेश करना शुरू कर दिया, ताकि
भीड़ जमा न हो और सरकार की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना भी हो सके। खादिम फरीद महाराज ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया। Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ अजमेर शरीफ का जो मुहर्रम का जो कार्यक्रम होता है वो बड़ा यूनिक मुनफरिद होता है। पूरी दुनिया में ऐसा मुहर्रम कहीं नहीं होता है। यहाँ इसलिए भी वजह है कि गरीब नवाज़ के साथ हमारे जद सैयद फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह और सादात होने की हैसियत से अपने जद का जो शहादत का दिन है उसको एक ख़ास तौर पे मनाया गया है। और यहाँ पर बच्चा, बुढ़ा, जवान, बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चियाँ सब लोग बड़े एहतमाम से, बड़े जज्बे से मनाते हैं। यहाँ पर आज 5 तारीख़ है, आज मेरी सालगिरह भी है वैसे, क्योंकि मैं आज के दिन ही पैदा हुआ, तो मैं भी कुर्ता यहीं पहनता हूँ। तो कोई लोग अपनी मन्नतें यहाँ पर करते हैं और कई लोग अपने बुज़ुर्गों का जो रस्म व रिवाज है वो अदा करते हैं। 7 तारीख़ को हमारे यहाँ मेहंदी पेश होगी, वो भी बड़ी मुनफरिद और यूनिक चीज़ है। और 8 और 9 और 10 को इंशाअल्लाह अगर प्रशासन से परमिशन मिली तो ताज़ी शरीफ की सवारी भी होगी और बाद के अंदर इसी तरह से सैराब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पुष्कर के अंदर जो अमित यादव जो डॉक्टर है पुष्कर हॉस्पिटल के अंदर, जो बिल्कुल अनियमित है, बिल्कुल अभद्र व्यवहार करता है आम कांग्रेसियों के साथ में। आम जो जन है पुष्कर के, चाहे वो औरतें हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, उनके साथ में अभद्र व्यवहार करता है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुष्कर राजकीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर R.K. गुप्ता और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर माहेश्वरी के तबादले को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश। 3 दिन में तबादला आदेश निरस्त नहीं होने पर सभी पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफे की दी चेतावनी। तीर्थ नगरी पुष्कर के राजकीय अस्पताल में कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर सराहनीय सेवाएं देने वाले अस्पताल प्रभारी डॉक्टर R.K. गुप्ता और बरसों से उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाएं दे रहे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर माहेश्वरी का 3 दिन में तबादला निरस्त नहीं होने पर पुष्कर कांग्रेस के पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा देकर अनशन की चेतावनी दी है। कांग्रेसी पार्षद टीकम शर्मा, पार्षद ओम प्रकाश ढोलिया और अध्यक्ष नगर कांग्रेस पुष्कर भागचंद गंगवाल ने चेतावनी दी है कि पुष्कर अस्पताल को राजनीति का अखाड़ा बनाकर माहौल खराब करने वाले डॉक्टर अमित यादव का तबादला नहीं किया गया तो कांग्रेस के सभी पार्षद और अग्रिम संगठन सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर अस्पताल के बाहर आमरण अनशन पर बैठकर आंदोलन शुरू कर देंगे। नगर कांग्रेस अध्यक्ष भागचंद गंगवाल ने बताया कि आज पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के समस्त पार्षदों व सभी अग्रिम संगठनों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्षदों और अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर R.K. गुप्ता और डॉक्टर सुधीर माहेश्वरी के तबादले पर गहरी नाराजगी जताई है। वहीं डॉक्टर अमित यादव का तबादला नहीं करने पर भी गहरा रोष प्रकट किया गया। सभी ने बैठक में एक ही स्वर में कहा कि अस्पताल में राजनीति का अखाड़ा बनाकर माहौल खराब करने, मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करने और अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर अमित यादव का 3 दिनों के अंदर तबादला नहीं किया गया और अस्पताल में सराहनीय सेवाएं देने वाले डॉक्टर R.K. गुप्ता और डॉक्टर सुधीर माहेश्वरी का तबादला निरस्त नहीं किया गया तो सभी सरकार को सामूहिक रूप से इस्तीफा भेजकर अस्पताल के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। Audio Jungle. यादव साहब का गुप्ता साहब का प्रकरण है, इस पर मुझे यही कहना है कि इनका
स्थिति है जो भेजा है इनको स्थायी निवास पे रहना चाहिए और उनका ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सब सीरियस कदम उठाएंगे और इस्तीफ़ा भी दे सकता हूँ। मैं इस्तीफ़ा दे सकता हूँ। प्रतिपक्ष के नेता ओम प्रकाश डोलिया ने भी सरकार के इस निर्णय पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं की झूठी शिकायत करने और उनके कहने पर सराहनीय सेवाएं देने वाले डॉक्टर आर के गुप्ता और डॉक्टर सुधीर महेश्वरी का तबादला कर दिया गया, जबकि अस्पताल का माहौल खराब कर रहे डॉक्टर अमित यादव का तबादला नहीं किया, जो कि सरासर गलत है। इसलिए डॉक्टर अमित यादव का तबादला शीघ्र किया जाए और डॉक्टर महेश्वरी और डॉक्टर गुप्ता का तबादला निरस्त कर उन्हें राजकीय अस्पताल में ही रखा जाए। हमारे जो अग्रिम संगठन पुष्कर नगर कांग्रेस के, चाहे सेवादल है, चाहे एनएसयूआई है, चाहे महिला कांग्रेस है, और हम पुष्कर के कांग्रेस के पार्षदगण, हमने सबने यही आज मीटिंग करके ये निर्णय लिया था कि पुष्कर के अंदर जो अमित यादव जो डॉक्टर है पुष्कर हॉस्पिटल के अंदर, जो बिल्कुल अनियमित है, बिल्कुल अभद्र व्यवहार करता है, आम कांग्रेसियों के साथ में आम जो जन है पुष्कर के, चाहे वो औरतें हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, उनके साथ में अभद्र व्यवहार करता है। और जो डॉक्टर जो गुप्ता जो है, जिसने कोरोना काल के अंदर इतना अच्छा कार्य किया, अपनी जान गंवाने के लिए भी अगला तैयार हो गया, और एक बार तो खुद भी कोरोना पॉजिटिव भी होते हुए, पर लेकिन पुष्कर के और पुष्कर के जो गाँवों की जो उसने जो सेवा करी है कोरोना के टाइम, वो बिल्कुल सराहनीय है। और हम ऐसे डॉक्टर का अगर तबादला अगर करते किसी के जो बीजेपी का जो एमएलए के कहने से या और किसी के कहने से, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सामूहिक कांग्रेस पार्षदगण एवं अग्रिम संगठन हम सरकार को इस्तीफा सौंप देंगे। पुष्कर वासियों में भी डॉक्टर आर के गुप्ता, डॉक्टर सुधीर महेश्वरी के तबादले को लेकर गहरा आक्रोश उत्पन्न हो रखा है। पुष्कर वासियों ने चिकित्सा मंत्री और राज्य सरकार से मांग की है कि कोरोना काल में सराहनीय सेवाएं देने वाले डॉक्टर आर के गुप्ता और डॉक्टर सुधीर महेश्वरी का तत्काल प्रभाव से तबादला निरस्त किया जाए। इस मौके पर पार्षद धीरज यादव, शंभू चौहान, गोपाल चौधरी, नारायण दायमा, पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा, पूर्व पार्षद चांद मलोदय, सुरेश चंद, सुरेश पाराशर, गोमेश पाराशर, गौरीशंकर पाराशर, आशीष पाराशर सहित काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सारे पार्षदों ने और नगर कांग्रेस के अग्रिम संगठनों ने एक निर्णय लिया है कि डॉक्टर अमित यादव का यहाँ से तबादला 3 दिन में अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग सारे जने यहाँ से इस्तीफा दे देंगे और अग्रिम संगठन भी इस्तीफा देती है। और साथ ही डॉक्टर गुप्ता जी और सुधीर महेश्वरी का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो कैंसिल होना चाहिए और ये नहीं तो हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल के बाद धरना दे देंगे और ये सरकार तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए। सभी संगठन और पार्षद हम लोग एकजुट हैं और एकजुट हमारी ये मांग रखी है, ये सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए। समाज अभी भी बहुत जिंदा है, समाज अभी भी अच्छाई में विश्वास करता है, लेकिन अच्छाई में विश्वास करने वाला नेतृत्व नहीं हो तो समाज दब जाता है। अगर वो नेतृत्व मिले तो इस चीज़ आगे बढ़ेगी। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। गांधीवादी विचारक कुमार प्रशांत की पुष्कर यात्रा। कुमार प्रसाद ने सहपत्नी श्री ब्रह्मा जी के दर्शन कर पूजा सरोवर। गांधीवादी विचारक एवं गांधी पीस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार प्रशांत सहपत्नी पुष्कर तीर्थ यात्रा पर पुष्कर पहुंचे। यहां उन्होंने जगत पिता श्री ब्रह्मा जी के दर्शन कर ब्रह्म सरोवर का पूजन कर देश में अहिंसा, प्रेम, भाईचारे की कामना करते हुए आह्वान किया कि आज हम सभी को पूज्य महात्मा गांधी के दर्शन और आदर्श मार्ग पर चलकर देश को ग्राम स्वराज्य के माध्यम से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
पुष्कर पहुंचने पर उनका स्वतंत्रता सेनानी परिवार की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने सूत की माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व पुष्कर विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, गांधी जीवन दर्शन समिति के पदाधिकारी शक्ति प्रताप सिंह, उमेश शर्मा, हेमराज खारोलिया, नगर निगम पार्षद मनवर खान कायम खानी, पार्षद सैयद फैजल चिश्ती, जितेंद्र चौधरी, रहीम खान आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर रहा हूँ कि लागू हो सकती है। ये सब जो ऊपर से आपको कमजोरियाँ दिखाई देती हैं वो सब समाज में होती ही हैं। कोई एक ऐसी ताकत उभरती है जो इन कमजोरियों को दबा देती है। जैसे गांधी जी ने अपने समय में इन कमजोरियों को पीछे कर दिया और दूसरे मूल्य लेकर वो आगे बढ़े, वैसी कोई ताकत हम लोगों की खड़ी हो तो ये सब जो दिखती है ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें नहीं। समाज अभी भी बहुत जिंदा है, समाज अभी भी अच्छाई में विश्वास करता है, लेकिन अच्छाई में विश्वास करने वाला नेतृत्व नहीं हो तो समाज कब जाएगा। अगर वो नेतृत्व मिले तो फिर चीज आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं लग रहा है कि अहिंसा परमो धर्म की जो गांधी जी की जो मुख्य विचारधारा थी वो कहीं दूर होती जा रही है, हिंसा बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, राजनीतिक होता जा रहा है। लेकिन हिंसा बढ़ती जा रही है इसकी जिसको चिंता है वो सब लोग अहिंसा वाले लोग, नहीं तो क्यों चिंता करें। हिंसा बढ़ रही तो बढ़ने दीजिए, लेकिन हम देखते हैं हर आदमी इस बात से चिंतित है कि हिंसा बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हर आदमी हिंसा बढ़ रही है। हिंसा नहीं बढ़ रही तो अहिंसा ही आने वाली है, इसलिए आशा करते रहे। राजनीति का जो रूप दिखाते हैं तो हर कोई उसकी आलोचना कर रहा है, भले उसमें कुछ कर नहीं पा रहा हो, लेकिन जानता तो है कि गलत जा रहा है। तो जो ये पहचान ले कि गलत जा रहा है उसने पहली सीढ़ी पार कर दी है। अब सही क्या है ये करने वाली जो सीढ़ी है उसके लिए आपको जो साथियों की जरूरत है कि उसको ऊपर गांधी जी राजनीतिक ब्रांड बनते जा रहे हैं, हर कोई गांधी जी के नाम करके राजनीति कर रहा है, क्या कहेंगे? गांधी जी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गांधी जी के पास जो उनका बनावट चलती है, तो जो लोग इस कोशिश में हैं कि गांधी जी को कोई ब्रांड बनाकर उससे अपनी सफलता पाएंगे वो सब लोग उस पर ही उतरेंगे। लेकिन उसकी बहुत फिक्र मत कीजिए, बहुत फिक्र इस बात की कीजिए कि हम गांधी जी को ब्रांड नहीं बनाए, हम गांधी जी पर विश्वास करके आगे चलें। वर्तमान के जो बदलती राजनीति परिवेश है तो उसमें गांधी विचारधारा के अनुसार क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जो पूछ रहे हैं इसमें ही संदेश छिपा हुआ है कि जो बदलता हुआ राजनीतिक परिवेश है ये दरअसल में बदलेगा कैसे। दिखता तो है कि बदल रहा है, लेकिन अंततः होता यह है कि बदलता कुछ भी नहीं। कुछ चेहरे यहाँ से वहाँ बदल जाते हैं। परिवेश कैसे बदले ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब आप जब भी खोजना चाहेंगे तो गांधी जी के पास ही इसका जवाब मिलेगा कि परिवेश बदलेगा कैसे। तो हम सब लोग जो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इसका कोई रास्ता बने, कि इसका परिवेश बदले, उन सब के लिए गांधी जी एक मार्गदर्शक हैं। जैसे ध्रुव तारा होता है वैसे ही एक परिवर्तन के ध्रुव तारे गांधी जी। तो देखिए कोशिश में लगे हैं हम लोग, इसलिए निकले हैं। ये सारे साथी लोग जो आज मिले तो बहुत खुशी हुई कि इतने सारे लोग हैं जिनको साथ लेकर ये यात्रा की जा रही है। तो एक समाज हमारा अजय नगर का सिंधी समाज जो है, जो बिल्कुल अलग थलग पड़ा है, उसमें वापस वो जोत जगे और जो भी हमारे सिंधी भाई यहाँ रहते हैं उनको किसी तरह का भी अगर हमारे समाज में कार्य की सूचना मिलती है या से उनको कठिनाई होती है तो हमारे अधिकारियों से, कार्यकारिणी से मिलेंगे। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाज के उत्थान के लिए अजय नगर सिंधी समाज समिति का गठन, समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद का लिया संकल्प।
अजयनगर सिंधी समाज के संरक्षक महंत स्वामी स्वरूपदास उदासीन, स्वामी अर्जुन दास, महेश तेजवानी व शंकर सबनानी की अध्यक्षता में झूलेलाल मंदिर में बैठक कर अजयनगर सिंधी समाज समिति का गठन किया गया। अजयनगर सिंधी समाज समिति के अध्यक्ष शंकर सबनानी ने बताया कि बैठक में समाज के संपूर्ण उत्थान के लिए भरसक प्रयास करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अजयनगर के आसपास सिंधी कॉलोनियों में रहने वाले ज़रूरतमंद परिवारों की समस्याओं का निवारण करने और उन्हें हर संभव मदद देने पर भी सहमति बनी है, जिसमें समिति से जुड़े समस्त पदाधिकारी सिंधी समाज के ज़रूरतमंद परिवारों से मिलकर उनकी समस्या जानेंगे और उसके निदान के प्रयास करेंगे। बैठक में समाज सेवी रमेश लखियानी, श्रीचंद, गोविंद साजनानी, गुल छतानी, पंडित राजू शर्मा और पारस लोंगानी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समिति के सदस्य नानक गजवानी ने बताया कि बैठक में रमेश वली रमानी, गुल छतानी, धर्मूज भाई जनवानी, उत्तम गुरबख्शानी, लाल मनोहर दरियानी, वासुदेव लालवानी, कन्हैया खानचंदानी, मनोहर मोटवानी, अशोक हरि रमानी, योगेश शर्मा, ललित देवानी व समस्त कार्यकारी सदस्य मौजूद रहे। सिंधी समाज की मीटिंग हाउसिंग बोर्ड झूलेलाल मंदिर पे रखी गई, जिसमें हमने कोशिश करी कि जो ये 20 कॉलोनियाँ हैं, विवेकानंद कॉलोनी से लेकर नेहरू नगर होते, सतगुरु कॉलोनी होते हुए उदयन नगर, उसमें से हम चाहते हैं जिनके पास समय है और समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो एक समाज हमारा अजय नगर का सिंधी समाज जो है, जो बिल्कुल अलग थलग पड़ा है, उसमें वापस वो जोत जगे और जो भी हमारे सिंधी भाई यहाँ रहते हैं उनको किसी तरह का भी अगर हमारे समाज में कार्य की सूचना मिलती है या से उनको कठिनाई होती है तो हमारे अधिकारियों से, कार्यकारिणी से मिलेंगे, तो हम उनके पास जाकर, घर घर जाकर उनके पास जो भी समस्या होगी तो उस समस्या का हम निदान करेंगे और ये उद्देश्य लेके चलेंगे कि हमारे समाज में भी अगर किसी को परेशानी आ रही है तो सब समाज की एकता के साथ मिलकर और तन मन धन से उस परिवार की हम सेवा करें। आपको नाम बताएं। अजय नगर सिंधी समाज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा मिलने के उत्साहित से ये सारी चीज़ होता है, आपको भी पता है। यूथ कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा कोविड में कोई काम किया है, राजस्थान में हो, देश में हो, यूथ कांग्रेस ने किया है। सारे बीजेपी घर पे 2-2, 3-3 मास्क पहन के घर पे बैठे थे। नेता वो, उनका कार्यकर्ता वो, सारे कार्यकर्ता अपना सुरक्षा छोड़ के जनता को सेवा करने का अशोक गहलोत जी सरकार ने सारे लोगों को इस तरीके के कई दूसरा स्टेट, एक स्टेट दिखाई है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुष्कर कांग्रेसी राजनीति का अखाड़ा बना। ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने भिड़े कांग्रेसी, अश्लील गालियों और धक्का मुक्की का वीडियो हुआ वायरल। यूथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी रविवार को पुष्कर पहुंचे तो उन्हें कांग्रेस की मौजूदा हकीकत से पुष्कर के कांग्रेसी नेताओं ने रूबरू कराकर उनका जोरदार स्वागत किया। दरअसल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के पुष्कर दौरे के वक्त उनके सामने ही कांग्रेस के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में जमकर लात घूसे चले और गालियों का जमकर उपयोग हुआ। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के बाहर भिड़े दोनों गुटों को देखकर कांग्रेस की अंदरूनी कलह का पर्दाफाश हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने मौके पर पुलिस जाब्ते को तैनात कर माहौल को शांत करने की कोशिश की।
आपको बता दें कि पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर और पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा के गुट के बीच यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर मामूली बात से झगड़ा शुरू हुआ, जो लात घूंसे और गाली गलौज तक पहुंच गया। इस समय पुष्कराज में 2 अखाड़े अपने अपने पहलवान गुरुओं की छत्र छाया में संचालित हो रहे हैं। एक अखाड़े के गुरु पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर और उनके पति इंसाफ अली हैं, तो दूसरे अखाड़े का संचालन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जाहिराना तौर पर दामोदर शर्मा कर रहे हैं। इस अखाड़े में सर्वाधिक बाहुबली के रूप में पार्षद ओम डोलिया मैदान में हैं। इनके साथ दामोदर के पुत्र टीकम भी जोर आजमाइश में जुटे हैं। कहने को तो सेवा दल के अध्यक्ष सुरेश पाराशर, महिला अध्यक्ष श्रीमती रीना राजगुरु, नगर कांग्रेस अध्यक्ष भागचंद गंगवाल भी उनके साथ हैं, मगर इन तीनों विभूतियों को कभी किसी ने कांग्रेस के किसी भी आंदोलन में भाग लेते हुए नहीं देखा। उधर नसीम अख्तर अखाड़े में एनएसयूआई अध्यक्ष मधुसूदन पाराशर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गौरव पाराशर, जिला महामंत्री बाबूलाल गदिया, जिला देहात मंत्री संजय जोशी हैं, लेकिन युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के पुष्कर आगमन पर दोनों ओर के कांग्रेसी नेताओं के शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस की लज्जा सरेआम भंग हो गई। पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर की ओर से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का स्वागत कार्यक्रम था, लेकिन जो स्वागत श्रीनिवास बीवी को देखने को मिला वे उसे हमेशा याद रखेंगे। खैर, सारे हंगामे के बाद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन किए, जहां उनका मंदिर प्रबंधन की ओर से दुपट्टा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने सरोवर की पूजा की और कांग्रेसियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। ये सब एक एक कांग्रेस पार्टी में आज हमने दर्शन भी किया, सब लोग साथ में हैं। ऐसा कोई गुट गिट नहीं है। नहीं, आपके आने से पहले आपस में 2 गुट भिड़ रहे थे, आपस में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा मिलने के इसमें उत्साहित से ये सारी चीज होते है, आपको भी पता है। सर, प्रदेश में यूथ कांग्रेस काफी दिनों से शिथिल है, तो उसके बारे में क्या कोई है योजना? यूथ कांग्रेस ने सबसे ज्यादा कोविड में कोई काम किया है, राजस्थान में हो, देश में हो, यूथ कांग्रेस ने किया है। सारे बीजेपी घर पे 2-2, 3-3 मास्क पहन के घर पे बैठे थे। नेता वो, उनका कार्यकर्ता वो, सारे कार्यकर्ता अपना सुरक्षा छोड़ के जनता को सेवा करने का अशोक गहलोत जी सरकार ने सारे लोगों को इस तरीके के कई दूसरा आप स्टेट, एक स्टेट दिखाइए या इतने अच्छे काम हुए हैं। सारे कार्यकर्ता भी अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों को सेवा करने में लगे थे। ये कांग्रेस पार्टी का सोच है, हमेशा गरीब मजदूर सभी और सभी समाज के साथ खड़े होगा, वो कांग्रेस पार्टी है। और इच्छा भी था सब, ये कांग्रेस का पार्टी का परंपरा है लोगों को सेवा करना, मदद करना। ऐसा कोई ये नहीं है। जब इन लोग को वैक्सीनेशन से, वो लोग थोड़ी कोरोना से मरे, लोग मरा है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट के वजह से। इस तरीके के सरकार को तैयारी रखने का था, वो सारे छोड़ के ये लोग ने प्रचार प्रसार में पड़े थे। तो ये सारी आप लोग भी दिखाया, दुनिया जानते हैं। सर, 30 लहर आ रही है और 1 सितंबर से राज्य सरकार स्कूलें खोल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते? ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी जो विजनरी पार्टी है, हमेशा जो तीसरी में 2 में भी हम लोग तैयारी थे, सरकार बैठे थे, केंद्र सरकार बैठा था, फिर राज्य सरकार, जब भी पूरा देश में कांग्रेस ने कार्यकर्ता ने सड़क पे थे। वेव 3 को भी ऑलरेडी हम लोग ने क्या लोगों को सेवा करना, मदद करना, सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम बंद करके लोगों को सेवा करने में लगे। सर, आज ब्रह्मा मंदिर का दर्शन गए, क्या मैसेज देना चाहते हो आप? आज इतने दूर आया, ऐतिहासिक मंदिर है। हाँ, आज आके दर्शन लेके बहुत मैं भी धन्य हुआ हूँ।
शर्मा जी के नेतृत्व में और भाषण जी गंगवाल के नेतृत्व में एक भव्य स्वागत किया। श्रीनिवासन का स्वागत हम लोगों द्वारा किया। इसमें सारे सैकड़ों और पुष्कर की कुछ समस्याएं थी, उनके बारे में हमने उनको अवगत कराया और कुछ संगठन को लेकर कुछ विचार विमर्श भी उनसे हमने किए और हमने इनको बताया कि कुछ संगठन में कुछ फेरबदल की आवश्यकता है, प्रदेश में भी और पुष्कर में भी। विक्रम शर्मा पार्थ नगर अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ, कोई किसी मतलब दिखावे खिलाड़ी नहीं कर रहा और ये भी राजी है, इसको भी खुश रखूँगा। और इसके घर वाले परेशान कर रहे हैं, ऐसे हमारे घर वाले सब राजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इनके घर वाले दिक्कत है जो वहाँ के भीलवाड़ा के मंडल पुलिस लाकर ये परेशान कर रहे हैं सबको, यही बात है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। शाहरुख खान व रुखसार ने SP से लगाई सुरक्षा की गुहार। अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करने पर रुखसार के परिवार वाले दे रहे हैं जान से मारने की धमकियां। चीता मोहल्ला भदालीखेड़ा जिला भीलवाड़ा की रहने वाली 19 वर्षीय रुखसार बानो ने अपने प्रेमी ग्राम हटुंडी तहसील व जिला अजमेर निवासी शाहरुख खान से प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन रुखसार के परिजन इस विवाह से नाखुश हैं और वे लोग नवविवाहित युगल व उसके ससुराल पक्ष को जान से मारने के साथ ही झूठे केस में फंसाने की धमकियां भी दे रहे हैं। आज पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के समक्ष प्रस्तुत होकर नवविवाहित युगल ने अपने परिजनों से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। रुखसार ने बताया कि उसके परिजन पति शाहरुख और उसके माता पिता को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि हमने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह कर लिया है, इसलिए हमें सुरक्षा दिलाई जाए और परिजनों को पाबंद किया जाए। शाहरुख खान ने बताया कि वे एक दूसरे को जानते हैं और प्रेम करते हैं। अब बालिग होने पर जब परिवार के लोग इस विवाह के पक्ष में नहीं थे तो 11 अगस्त को उन्होंने कोर्ट मैरिज और निकाह कर साथ जीने मरने की कस्में खा ली। लिहाजा उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन उपलब्ध कराया जाए, साथ ही रुखसार के परिजनों को पाबंद किया जाए। मर्जी से शादी करी है, 11 तारीख हम दोनों का निकाह हो गया। हमारे माँ बाप नहीं मान रहे और उल्टा सीधा करे कि ससुराल लगा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कौन धमकी देगा? हाँ, मम्मी पापा परिवार वाले सब। क्या बोल रहे? क्या मैं ससुराल वालों का ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इसका हम दोनों की धमकी दे रहे बार बार। पुलिस वालों को साथ लेकर आए, मंडल पुलिस को। अच्छा। अब आप क्या चाहते हो? हम इसके साथ रहना चाहती हूँ। तो आप कैसे हुए आप? आज यहाँ इसके हक तो सभी हो गए। हाँ। हम एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते, 3-4 साल जानते हैं। शादी में गए थे, हम जान पहचान हुई थी, वहाँ हम दोनों बात हुई थी और काफ़ी टाइम से हम दोनों जानते हैं एक दूसरे से। और मैं अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ, कोई किसी मतलब कोई दिखावे खिलाड़ी नहीं कर रहा हूँ और ये भी राजी है, इसको भी खुश रखूँगा। और इसके घर वाले परेशान कर रहे हैं, ऐसे हमारे घर वाले सब राजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इनके घर वाले दिक्कत है जो वहाँ के भीलवाड़ा के मंडल पुलिस लाकर ये परेशान कर रहे हैं सबको, यही बात है। तो आज उनको मिलना है? आज ये SP से मिलना है। बाकी हमारी कोर्ट में जो धरने पे बैठेंगे, या तो हमें इच्छा मृत्यु का वो दे दो कि साहब इच्छा मृत्यु आपको दो, हम आत्महत्या कर लेंगे। साहब क्या कर सकते? परिवार है, बच्चे हमारे काम करते हैं, हमारी दुकान पे काम कर रहे हैं, हमारा क्या कसूर ये बताइए आप? हमने क्या कोई गलती कर दी? और अभी आप शिविर लगाने की बोल ही रहे थे, अगर आप इतना ही था तो 15 दिन रुक जाते। प्रशासन शहरों के संग शिविर रखने में आप किन किन को पट्टे नहीं दे रहे? हमारा क्या कसूर है कि आप हमको पट्टे नहीं दे सकते? नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
सोमवार सुबह सूचना केंद्र चौराहे पर नगर निगम की बड़ी सीज कार्रवाई से मचा हड़कंप। नोटिस देने के बाद भी दुकानें खाली नहीं करने पर नगर निगम की टीम ने 14 दुकानों को किया सीज। सूचना केंद्र अग्रसेन सर्किल के सामने हस्बैंड मेमोरियल स्कूल की परिधि में बनी 14 दुकानों को सोमवार अलसुबह नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव के नेतृत्व में निगम के दल और पुलिस बल की मौजूदगी में सीज कर दिया गया। निगम के दस्ते ने सुबह उस वक्त इस कार्रवाई को अंजाम दिया जिस वक्त दुकानें खुली भी नहीं थी। दस्ते ने मेडिकल स्टोर, वाइन शॉप, हलवाई की दुकान, जूस सेंटर, घड़ी की दुकान, टेस्टिंग लैब सहित 14 दुकानों के ताले तोड़कर अपने नए ताले लगाए और उन्हें सीज कर दिया। नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव के मुताबिक हस्बैंड मेमोरियल स्कूल की ओर से कंप्यूटर कक्ष खोलने की अनुमति लेकर उसके आड़ में यहां विभिन्न प्रकार की दुकानों को खोल लिया गया था। वर्षों से कोर्ट में लंबित मामले का फैसला नगर निगम के पक्ष में आया तो नगर निगम ने दुकानों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए। शुक्रवार को नोटिस जारी कर दुकानों को खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन नोटिस अवधि पूरी होने पर सोमवार सुबह 14 दुकानों को सीज कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में तमाशबीनों का जमावड़ा मौके पर मौजूद रहा, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल की वजह से स्थिति कंट्रोल में ही रही। पूर्व में शैक्षणिक उद्देश्य से शैक्षणिक एजुकेशन को चलाने के उद्देश्य से ये हस्बैंड मेमोरियल स्कूल को जमीन आवंटित की गई थी, परंतु उसके विरुद्ध उन्होंने कुछ व्यवसाय निर्माण करके दुकानों को बेच दिया अथवा किराए पे दे दी। इसके विरुद्ध पूर्व में भी यहाँ से नोटिस जारी किया गया था, जिसके विरुद्ध इन लोगों ने सिविल कोर्ट में सूट पेश किया था। उस सूट में भी इनके अवैध निर्माण को गलत मानते हुए निगम के पक्ष में फैसला दिया गया था, जिसकी अपील इनके द्वारा ही अपर कोर्ट में की गई। उसके बाद पिछले हफ्ता ही कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज करते हुए निगम के ही पक्ष में पुनः फैसला दिया था। तो उसी फैसले के अगले दिन आज निगम ने जो भी अवैध रूप से उन 14 दुकानों का निर्माण किया गया था उनको आज निगम के कब्जे में ले लिया गया। इससे पहले इसका किराया भी वसूल करा जाएगा क्या? अभी इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, कमिश्नर साहब से इसके ऊपर नोटिंग की जाएगी। उसके बाद जैसा भी आदेश होगा आदेशों की पालना की जाएगी। मैम कुल कितनी दुकानें बंद की गई? ये 14 दुकानें थी। जिस वक्त नगर निगम का दस्ता इस कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचा उस वक्त सभी दुकानें बंद थी। सिर्फ भोमजी स्वीट्स के नाम से हलवाई की दुकान खुली हुई थी, जहां दुकान के कारीगर मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री बनाने में जुटे हुए थे, जिन्हें दुकान से बाहर निकाला गया और दुकान को सीज कर दिया गया। नगर निगम ने आज सवेरे 14 दुकानों पर सीज कर दिया गया है। जो पहले नोटिस दिए गए थे, अब ये 14 दुकानें सीज हो चुकी है कि जो कि मैं स्कूल की ज़मीन में थी। स्कूल की ज़मीन के बाद इनने दुकानें बना के किराए पे दी थी, ऐसा बताया नगर निगम ने। और कुछ दुकानदार हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं किस तरह से अब क्या रहेगा। भी हाँ भाई साहब, किस तरह से रहेगा, क्या है, किस तरह से पहले नोटिस दिया था इनने? जी, इनको वो नगर निगम ने शॉर्ट नोटिस दिया था, फ्राइडे की शाम को नोटिस दिया था और आज सुबह प्रातः सुबह इन कार्रवाई करके हमारी दुकानें सीज कर दी गई। तो ये कौन सी स्कूल की ज़मीन में? जी, ये हस्बैंड मेमोरियल स्कूल के कंपाउंड में बनी हुई हैं। 14 दुकानें हैं और हम 30 साल से इन दुकानों पे काबिज हैं और हम हस्बैंड मेमोरियल को किराया नियत देते आ रहे हैं। बस ये है कि इसमें ये एजुकेशनल क्लासेस का नक्शा पास था और हम कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, इसलिए इन्होंने लोगों ने हमारी दुकानें सीज कर दी है। अच्छा, कितना किराया था इनका और क्या अब क्या रहेगा? जी, ये 250 वाले 1000 रुपये पर दुकान किराया लेते थे और उनकी संपत्ति है, या नगर निगम कहती है कि हमारी संपत्ति है, इस कारण से ये दुकानें सीज कर दी गई है।
अच्छा, तो अब किस तरह से आप लोग बेरोजगार हो गए, दुकानें बंद हो गई, तो अब किस तरह से घर का खर्चा चलेगा, रोजी रोटी जो थी आपकी? जी हम तो बेरोजगार हुए हैं, साथ ही साथ हमारे जो कर्मचारी काम करते थे, लेबर खड़ी है, इतनी लेबर खड़ी है जो सब बेरोजगार हो चुके हैं। अब हमारे पास आगे स्कोप नहीं है। पिछले दो साल से 2 बार लॉकडाउन लगा, उसमें हमारा सारा जो माल था वो ख़राब हो गया है। अभी भी शॉर्ट नोटिस देके और निगम ने हमारी जो कार्रवाई करी है उसमें हमारा कच्चा सामान और बना हुआ सामान काफ़ी पड़ा था, वो भी अब ख़राब होने के कगार में, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है और वो भी ख़राब होगा। इसके साथ साथ जो बेरोजगार हुए हैं वो तो हुए हैं, सारे बैठे हैं आपके पीछे देखिए। ये थे 14 दुकानदारों के जो ये दुकान पे काम करने वाले वर्कर हैं। आइए इनसे भी जानते हैं किस तरह से आपको बेरोजगारी का सामना। हाँ भाई साहब बताइए किस तरह से बेरोजगारी के। हम यहाँ से कमाए खा रहे थे, जब चीज़ होगी तो हम कहाँ जाएंगे। सुबह से किस तरह से बैठे हो यहाँ? सुबह से बैठे हैं भूखे प्यासे। अब क्या सोचे हो कि घर पे शाम को पैसा लेके जाओगे? तो घर पे तो पैसा रहता, कहाँ कमाए नहीं रहे, बेरोजगार हो गए। ये थी सूचना कैंट के बाद हैजबैंड मेमोरियल की ज़मीन में जो दुकानें बनी हुई थी, और ये दुकानों पर जो नोटिस और आज सीज करा गया है, सीज के बारे में ये नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया है नगर निगम ने, ये जो कि कोर्ट के आदेश से इन्हें खाली कराया गया है। और अब नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिए गए ये दुकानें, 14 दुकानों के लॉकर पे सील चपड़ी लगाई गई है। सील चपड़ी आप देख रहे हो यहाँ पर 14 दुकानों पर। और अब आगे ये चाहते हैं कि जो नगर निगम है वो इनसे लीज जो भी किराया है वो ये भरने को तैयार है दुकानदार, पर इनको रोज़गार दिया जाए। अब जानना यह है कि नगर निगम इनको दुकानों को सीज करने के बाद क्या कार्रवाई करती है। हॉराइजन के लिए नरेश गौर, अजमेर। सर मेरी यहाँ पे दुकान है चामुंडा जूस सेंटर के नाम से। मैं पिछले विगत 30 सालों से यहाँ पे अपना, जब ये रोड जंगल था, हमने अपनी मेहनत से इस चमन किया इस रोड को। अब सरकार ने एकदम हमको रोड पे ला दिया है। मैं सिर्फ सरकार से निवेदन करूँगा, जो भी मुआवजा होता है हमारी औकात के हिसाब से लिया जाए और हमारे को रेगुलेशन किया जाए। इतनी सुनवाई होती है आपकी तो कोई क्या होगा? सर हम धरने पे बैठेंगे, या तो हमें इच्छा मृत्यु का वो दे दो कि साहब इच्छा मृत्यु आपको दे, हम आत्महत्या कर लेंगे। साहब क्या कर सकते, परिवार है, बच्चे हमारे काम करते हैं, हमारी दुकान पे काम कर रहे हैं, हमारा क्या कसूर है बताइए आप? हमने क्या कोई गलती कर दी? और अभी आप शिविर लगाने की बोल ही रहे थे, अगर आप रोज इतना ही था तो 15 दिन रुक जाते। प्रशासन शहरों के संग शिविर रखने में आप किन किन को पट्टे नहीं दे रहे? हमारा क्या कसूर है जो आप हमको पट्टे नहीं दे सकते? आप भी तो रेगुलेशन कर रहे हैं ना। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप इनको बेरोजगारी हटाओ। अभी लॉकडाउन से 2 साल में हमारी जो स्थिति हुई है, जो घर में रहा साथ छोटा मोटा पैसा हमने लॉकडाउन में बैठे बैठे खाया। अब हम तो छोटे मोटे दुकानदार हैं। सहायता से इंस्ट्रूमेंट्स दिए हमको 1.5 करोड़ के, उनका और MDRU का, इन चीज़ों का लोकार्पण हुआ है। वैसे 200 करोड़ की लागत से गायड़ में करीब 22 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन में नया मेडिकल कॉलेज, जिसमें मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग होगी, प्रशासनिक भवन होगा और बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए अलग हॉस्टल होगा। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जेएलएन मेडिकल कॉलेज में 7 करोड़ 20 लाख की लागत से बनने वाले आइसोलेशन वार्ड का किया शिलान्यास। नवनिर्मित सभागार और कार्डियोलॉजी कैथ लैब का किया लोकार्पण। कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड का शिलान्यास करने के साथ ही नवनिर्मित सभागार और कार्डियोलॉजी कैथ लैब का लोकार्पण भी किया।
इससे पूर्व डॉक्टर रघु शर्मा ने कायड़ में बन रहे 250 सीटों वाले नए मेडिकल कॉलेज की प्रस्तावित जमीन का अधिकारियों के साथ अवलोकन कर उनसे जानकारी हासिल की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई नेता और चिकित्सा विभाग सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कायड़ में बनने वाला मेडिकल कॉलेज आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। मेडिकल कॉलेज को हाईटेक बनाए जाने के संदर्भ में उन्होंने बताया कि यहां ई-लाइब्रेरी कम परीक्षा हॉल, शैक्षणिक भवन, स्विमिंग पूल, खेल मैदान, ऑडिटोरियम सहित कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा म्यूजियम, रीडिंग रूम, कैफेटेरिया, चाइल्ड केयर रूम, मेडिकल एजुकेशन यूनिट, स्टूडेंट काउंसिल रूम सहित पूरा एरिया ग्रीन हाउस और चारों ओर खेल मैदान बनाया जाएगा। 3 लाख स्क्वायर मीटर के अंदर बनने वाले इस नए मेडिकल भवन के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। डॉक्टर रघु शर्मा ने जेएलएन मेडिकल कॉलेज सभागार में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले चिकित्सा विभाग के 17 डॉक्टर्स व नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित भी किया। सबसे पहले तो जिन लोगों को अपने उत्कृष्ट कामों के लिए कल राजधानी जयपुर में प्रदेश स्तर पर सम्मानित होना था, सरकार ने निश्चय किया कि उनके विभाग के ही लोगों के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। उनको हम 17 लोग जो हमारे चिकित्सा विभाग के थे, जिनको राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया था, उनको हमने पुरस्कृत किया उनकी उल्लेखनीय सेवाओं को देखते हुए। उसके अलावा यहाँ पर संक्रमण रोग का जो वार्ड है करीब 100 बेड का, उसका शिलान्यास किया है और कार्डियोलॉजी की कैथ लैब उसका लोकार्पण किया है। इसके अलावा जिस ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं इसका भी लोकार्पण हुआ है और स्किल सेंटर जो 1.4 करोड़ से बना है उसका, और सैमसंग ने जो अपने सहायता से इंस्ट्रूमेंट्स दिए हमको 1.5 करोड़ के, उनका और MDRU का, इन चीज़ों का लोकार्पण हुआ है। वैसे 200 करोड़ की लागत से कायड़ में करीब 22 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन में नया मेडिकल कॉलेज, जिसमें मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग होगी, प्रशासनिक भवन होगा और बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए अलग हॉस्टल होगा, खेलने के मैदान होंगे। बहुत शानदार भवन का निर्माण, उसका काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। करीब 56 साल पहले ये भवन बना था जवाहरलाल नेहरू अस्पताल मेडिकल कॉलेज का, काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन हम फेज मैनर में, जैसे 45 करोड़ रुपए की लागत से सर्जिकल ब्लॉक बन रहा है और उसमें 5 करोड़ और ट्रॉमा सेंटर के शामिल करके करीब 50 करोड़ की लागत से वो ट्रॉमा सेंटर्स बन गया। इस अस्पताल में, क्योंकि राज्य के दूसरे जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनसे संबद्ध अस्पतालों में लगभग 2000 से ज़्यादा बेड सब जगह हैं, सिर्फ हमारे ही यहाँ 1438 बेड थे। अब ये जितनी भी नई शुरुआत हम लोगों ने की है उसके बाद यहाँ की बेड क्षमता 1050 और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 2500 बेड हो जाएंगे। इस अस्पताल की कैपेसिटी भी अन्य अस्पतालों के तुलना में बराबर हो जाएगी। बाकी सुपर स्पेशलिटी की 19 पद मैंने यहाँ स्वीकृत किए हैं और अभी मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर कैथ लैब लगी है और कैथ लैब भी बहुत अत्याधुनिक लगी है। अब हार्ट सर्जरी कैसे शुरू की जाए उस पर हमारा विभाग विचार कर रहा है। जल्दी ही हमारी सरकार की कोशिश होगी कि यहाँ हृदय की भी सर्जरी करने की व्यवस्था शुरू हो। यहाँ पर बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी की विंग शुरू की है और अजमेर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। यहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट की बात है, करीब 2500 पीक में, जब सेकेंड वेव आई थी तो पीक के दौरान यहाँ 2500 सिलेंडर्स पर डे की रिक्वायरमेंट थी। अभी हमने जो जनरेशन प्लांट्स लगाए हैं या लिक्विड स्टोरेज का एक यूनिट लगाया है 20 KL का, दोनों सब की कैपेसिटी करीब 3500 सिलेंडर पर डे हो जाएगी। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में
जिस ढंग से राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, क्योंकि यहाँ RT-PCR टेस्ट करने की क्षमता भी करीब 5000 टेस्ट की हो गई है, और हमारे जिला प्रशासन ने शानदार काम किया कोविड प्रबंधन में, और वैक्सीनेशन में भी अजमेर ज़िले ने पूरे राजस्थान में सबसे पहला स्थान अर्जित किया है। स्टेट का एवरेज करीब 55% लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए पहले डोज के रूप में, और सेकंड डोज करीब 16%, और यहाँ अजमेर ज़िले में 65% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 21% लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है। आगे भी गति जारी रहेगी। जिस ढंग से वैक्सीनेशन साइट्स बनी है, कोल्ड चेन पॉइंट बने हैं, और जिस ढंग से वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया गया है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन में भी अग्रणी है, कोविड प्रबंधन में भी अग्रणी था। हमारे यहाँ के जो इंतजामात थे उनको देख के पड़ोसी राज्य के लोग वो भी यहाँ इलाज कराने आए। तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पहले निःशुल्क दवा योजना दी, निःशुल्क जांच योजना दी। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, हर परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस बीमा, उसकी सुविधा दी है। तो राजस्थान पायनियर स्टेट बन रहा है, और अजमेर भी राजस्थान में पायनियर डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। सर, तीसरी लहर की जो आशंकाएं जा रही है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी? देखिए, सेकेंड वेव में हमने जो कटु अनुभव हमने सहे, ऑक्सीजन की किल्लत फेस की, हमें ज़रूरत ज़्यादा थी, हमारे पास उपलब्ध कम थी, तभी ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि राजस्थान में 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हम कर पाएँ, चाहे हमारे एयर सेपरेशन यूनिट हो, चाहे हमारे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट हो, या लिक्विड स्टोरेज की कैपेसिटी हो, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो, सबसे मिला के 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन थर्ड वेव से पहले हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। और जितने भी राजस्थान में बच्चों के अस्पताल हैं, उनमें नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो, चाहे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हो, चाहे SNCU हो, इनके 550 बेड का लोकार्पण तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो चुका है। बाकी भी काम वहाँ चल रहा है। ICU बेड में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। वहाँ पे सेंट्रलाइज पाइपलाइन जो ऑक्सीजन की लगी है और ऑक्सीजन जनरेशन की व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पूरे राजस्थान के ग्रामीण अंचल में हमने चिन्हित किए हैं। उनको भी हम 4-5 बेड ICU हर CSC के अंदर डेवलप करेंगे, और ये सारी सुविधाएं वहाँ भी होगी, ताकि हमारे जिला अस्पतालों पे लोड नहीं पड़े और राजधानी पे लोड नहीं पड़े। स्थानीय स्तर पे ही सारे इलाज की व्यवस्था लोगों को वहीं मिल जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।